जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम अहमद मुजाहिद है और आज मुझे मौका मिला है कि मैं मैम सबाहत से इनफर्टिलिटी, बांझपन के बारे में चीज़ें जान पाऊँ और हम कोशिश करेंगे कि आपको भी उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी जाए, बताया जाए कि पाकिस्तान में इसको किस तरह एज़ अ टैबू वो लिया जाता है, एक बांझ कपल को किस तरह ट्रीट किया जाता है, सास-ससुर के मसले, उसके बाद कहाँ से करवाना है, क्या नहीं करवाना और डॉक्टर सुभाष से ज़्यादा बेहतरीन हमें कौन बता सकता है कि इनको ट्रीट किया कैसे हो जा सकता है। सबसे पहले कैसी हैं आप मैम? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक। मैम आपका हमेशा शुक्रिया कि आप अपना टाइम देती हैं लोगों की अवेयरनेस के लिए, लोगों की जानकारी के लिए, लोगों के लिए अपना टाइम निकालती हैं। थैंक यू सो मच मैम। ये हमारी ड्यूटी है बीइंग डॉक्टर्स कि सिर्फ़ हम पेशेंट्स को ट्रीट ना करें, उनको अवेयरनेस भी दें ताकि वो अपना मसला जानेंगे तब उसको ट्रीट करेंगे ना। डेफ़िनेटली। और आज एलिफेंट इन द रूम हम लोग इनफर्टिलिटी पे बात करने लगे हैं, बांझपन पे बात करने लगे हैं। और सबसे पहले तो मेरा जो माइंड में इसमें एक माइंड में मेरा क्वेश्चन आता है कि क्या रेशो होगी एक बांझ कपल की, मतलब आज 2025 में मई के महीने में क्या रेशो है? एक 100% में से आप रेशो बताएँ तो मुझे? देखिए हर 4 में से 1 कपल कुछ ना कुछ इनफर्टिलिटी के इश्यूज़ फेस कर रहा होता है। कुछ में ये प्रॉब्लम माइल्ड होता है और जो कि कुछ अरसे तक सॉल्व हो जाता है या थोड़े से इश्यूज़ होते हैं जिनको हम सेटल करते हैं और कपल्स कंसीव कर जाते हैं। और कुछ कपल्स में उनमें सीरियस इश्यूज़ होते हैं और उसमें फिर हमें एडवांस टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ती हैं। आईवीएफ इक्सी के टेक्निक के ज़रिए उनकी प्रेगनेंसी कराई जाती है। आप कह रही हैं 4 में से 1 कपल यानी 25%। 25% और वाक़ई में 4 में से 1 कप जी, ऐसा ही है कि 75% कपल्स जो हैं वो 1 साल के अरसे के अंदर नेचुरली कंसीव कर जाते हैं। बाकी 25% कपल्स ऐसे हैं कि जिनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रहा होता है, डिले हो रहा होता है। देखिए कुछ माइनर प्रॉब्लम्स फीमेल्स के अंदर होते हैं, कुछ माइनर प्रॉब्लम्स मेल के अंदर होते हैं, जिनको अगर प्रॉपर्ली डायग्नोज़ करके उसको ट्रीट कर दिया जाए तो प्रेगनेंसी हो जाती है। लेकिन उसमें से भी मैं कहूँगी कि 5 से 8% जो कपल्स हैं, वो ऐसे हैं कि जिनमें सीरियस इश्यूज़ होते हैं। उनको अगर टाइमली पिक ना किया जाए तो कॉम्प्लिकेशन, इनफर्टिलिटी और वो फिर जिस तरह से मैलट्रीट होके हमारे पास आते हैं, फिर इवन एडवांस टेक्निक्स जैसे आईवीएफ है, इसके साथ भी उनको ट्रीट करना मुश्किल होता है क्योंकि डिलेज़ होते हैं, आइडेंटिफिकेशन नहीं होती प्रॉब्लम की। और जो हकीम हैं और जो दम दरूद वाले हैं, वो कितने परसेंट हैं? देखिए ना, मसला यही है कि हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं करते। जब कपल 1 साल तक साथ रहने के बावजूद जब कोशिश कर रहे होते हैं कंसीव करने की और उसके बावजूद अगर उनको हमल नहीं होता, तो फिर क्या होता है? वो क्वैक्स के पास जाना शुरू कर देते हैं, रिश्तेदारों से पूछ के टोटके इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। अगर कोई मेडिसिन यूज़ कर रहा है, तो उससे पूछ के बगैर देखे कि आपको उसकी ज़रूरत है कि नहीं है, आपका वो प्रॉब्लम है कि नहीं है, वो स्टार्ट कर देते हैं वो ट्रीटमेंट। फिर कुछ दम दरूद, फिर पीर बाबा के पास जाना, ठीक है, आप दुआ अल्लाह से करें। अल्लाह ताला के हुक्म से ही सब कुछ होता है, लेकिन फिर उसको आप एक दफ़ा इन्वेस्टिगेट तो करें, देखें तो सही है कि आपका प्रॉब्लम क्या है। प्रॉपरली वो एक डॉक्टर के पास पहुँचने में इतना डिले कर देते हैं कि जब वो पहुँचते हैं तो इतना ज़्यादा उनका केस कॉम्प्लिकेट हो चुका था कि उनकी हेल्प विद एडवांस टेक्निक भी करना मुश्किल होता है। और ऐसे केस में गायनाकोलॉजिस्ट या किसी एक्सपर्ट के पास वो कब तक पहुँच जाते हैं? पहले कितनी चीज़ें ह होम्योपैथी, सास ने कहा था कि मेरी एक मोहल्ले में आंटी रहती है, ये काम कर देती है। ये वाली स्टोरी से अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में सेल्फ मेडिकेशन का रुझान बहुत ज़्यादा है और लोग कहते हैं कि नहीं, टेस्ट जब कराएंगे इतने पैसे लग जाएंगे तो व्हाई नॉट कि हम डायरेक्ट ट्रीटमेंट पे चले जाएं। भाई आप देखें तो सही, आपका प्रॉब्लम क्या है। आपकी ट्यूब्स ब्लॉक हैं, आप अंडे बनाने वाली दवाइयों पे दवाइयाँ खाते जा रहे हैं, अंडे बेशुमार बन जाएंगे, ट्यूब्स ही ब्लॉक हैं तो प्रेगनेंसी कैसे होगी। हस्बैंड के स्पर्म्स में सीरियस इशू है, स्पर्म है ही नहीं, एज़ोस्पर्मिया है। और ख़ातून ट्रीटमेंट पे ट्रीटमेंट लिए जा रही होती है। फिर एट द एंड जब पूरी इन्वेस्टिगेशन होती है, पता चलता है कि सीरियस इशू मेल में था, तब तक खातून का ओवरीज़ का रिज़र्व ख़त्म हो जाता है। तो फिर हम किसी भी हेल्प के लिए कोशिश के बावजूद उनकी हेल्प नहीं कर सकते। मैम कोई ऐसा सिस्टम नहीं बन सकता कि आप बिफोर मैरिज आप एक चेकलिस्ट है कि ये वाले टेस्ट आपने लाजमी करवाने हो, ताकि ये वाले इश्यूज़ आए ना बाद में?
देखिए बिफोर मैरिज अगर कोई खातून, कोई लड़की डॉक्टर के पास जाती है तो ये हमारी सोसाइटी का अलमी है कि वो फ़ौरन शक करना शुरू कर देता है कि ज़रूर इसके अंदर कोई प्रॉब्लम होगा, तभी ये जा रही है डॉक्टर के पास। तो उसको बड़ा मायूब समझा जाता है कि शादी से पहले लड़कियां मेडिकल एक अपनी इवैल्यूएशन के लिए डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि ज़रा किसी को भनक पड़ी नहीं, वो कहेंगे ज़रूर पीरियड्स का मसला होगा, ज़रूर कोई और इशू होगा, तो इल्ज़ामात लगना शुरू हो जाते हैं। इस डर से, इस खौफ से लोग प्री मैरिज डॉक्टर को कंसल्ट नहीं करते। कोई प्रॉब्लम्स हो तो उनको हाइड करते हैं। इवन मेरे पास पेशेंट्स आते हो कहते शादी से पहले पीरियड्स नहीं आ रहे थे तो शादी इसलिए कर दी कि शादी के बाद तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर प्रॉब्लम आपके अंदर है, उसका शादी से क्या फ़र्क पड़ेगा कि पहले ठीक नहीं हो रहा तो बाद में कैसे ठीक होगा। तो वो क्योंकि उनको शऊर नहीं होता उस चीज़ का, सोसाइटी का खौफ होता है, तो वो मेडिकल हेल्प के लिए आने से गुरेज कर रहे होते हैं कि शायद ऐसे ही मसला हल हो जाएगा, शायद ऐसे ही हल हो जाएगा, शादी के बाद शायद हो जाएगा ठीक सब कुछ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। व्हाट अबाउट आफ्टर मैरिज? आफ्टर मैरिज भी मेरे ख्याल पहले साल तो नहीं आते, पहले साल तो कोशिश आफ्टर मैरिज जो है ना मैंने ये देखा है कि बेशक वो राइट डॉक्टर के पास ना पहुंचते हो, लेकिन जो हमारी सोसाइटी में सोशल प्रेशर है, शादी हुई नहीं अगले महीने वो पूछना शुरू हो जाते हैं कि कुछ हुआ, कुछ हुआ। तो जब इस प्रेशर के साथ वो लड़की शुरू से ही वो प्रेशर लेके, जब शादी के शुरू में ही उसके ऊपर इतना साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है, इतना प्रेशर होता है कि जी वो प्रेग्नेंट होना है, तो इस प्रेशर की वजह से वो गलत जगहों पे जाना शुरू कर देती है, इधर उधर के मशवरे अपने ऊपर अप्लाई करना शुरू कर देती है बगैर देखे कि ज़रूरत है भी सही कि नहीं। एक अच्छी खासी लड़की जिसके पीरियड्स ठीक हैं, जिसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पहले दूसरे महीने किसी दाई के पास, किसी नर्स के पास, किसी लोकल क्वैक के पास पहुंची होती है कि दवाई ले लें कि हमल हो जाए। ये अजीब सी बात है। और फिर वो सोसाइटी उसको अलग चीज़ें बताती है कि ये ट्राई करो, वो ट्राई करो, हस्बैंड को ये दो। देखिए लोग ये समझते नहीं है ना कि ये जब मेडिकेशन यूज़ करते हैं तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी स्वेयर हो सकते हैं। इन दवाइयों के इस्तेमाल से भी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। वो ये अंडरस्टैंड नहीं करते और वो समझते हैं कि जी जादू की गोलियाँ खाएँगे तो अगले दिन प्रेग्नेंट होंगे, बगैर जाने कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम नहीं भी है तो फिर भी आप सेल्फ मेडिकेशन किए जा रहे हैं, उसकी क्या ज़रूरत है? ठीक है, मैम ये तो वो सोसाइटी की बातें हो गई ना, हम तो वो हमें पता है कि हमारी इस कोशिश के बाद भी हम लोग कुछ उन लोगों तक पहुँच पाएँगे, उसके बाद हमें अपनी कोशिश को जारी रखना ही रखना है। एक अगर हम लोग स्ट्रीमलाइन प्रोसेस बनाने की कोशिश करें कि एक कपल है, कपल को आगाही हो कि अगर वो इतने टाइम पीरियड में ये कंसीव नहीं कर पा रहा, तो फर्स्ट जो उसका रिस्पॉन्स होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि वो पहले इस फोरम पे जाए, इस फोरम में जाके वो जाके चेक करे कि क्या क्या सुटेबिलिटी है, वो अपने अंदर देखे, अपनी वाइफ के अंदर देखे, या उसको पहले ही जो उसका पहला स्टेप होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली क्या होना चाहिए? देखिए मैं ये बात करूँगी शादी से पहले से शुरू करूँगी कि माँओं की ज़िम्मेदारी है कि वो देखें कि उनकी बच्चियाँ कोई पीरियड्स की इरेगुलरिटी फेस तो नहीं कर रही, कोई उनका वेट ज़्यादा तो नहीं हो रहा, कोई और हार्मोनल इश्यूज़ की वजह से उनकी बॉडी में चेंजेस तो नहीं आ रहे। अगर आ रहे हैं तो वो शुरू से ही गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, चाहे शादी हुई है कि नहीं हुई। ठीक है? उसी तरह लड़के में भी अगर कोई इश्यूज़ आ रहे हैं इस तरह के, तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो लड़के को भी लेके डॉक्टर के पास जाएँ, क्योंकि मेल्स में भी इश्यूज़ आ सकते हैं। ज़रूर। फिर उसके बाद जब अगर कोई ऐसा इशू नहीं है, शादी जब हो जाती है तो उसके बाद मैं सजेस्ट करूँगी कि फर्स्ट 6 मंथ्स नेचुरली ट्राई करें, अगर कोई इशू कोई लड़के में नहीं है, कोई लड़की में नहीं है। अगर 6 मंथ्स तक प्रेगनेंसी नहीं होती, तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि बेसिक फर्टिलिटी टेस्ट उनको करा लेने चाहिए, ताकि वो देख लें कि कोई सीरियस इशू तो नहीं है। अगर नहीं है तो मज़ीद 6 मंथ्स वो वेट करें कि देखें कि कोई शायद वो कंसीव कर जाए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कपल फर्स्ट ईयर में कंसीव कर जाते हैं, जिनमें कोई इशू नहीं होता। लेकिन अगर कोई सीरियस प्रॉब्लम है, किसी लड़की के पीरियड्स इरेगुलर हैं, किसी को नहीं आते, किसी का कोई ओवरवेट है, किसी के मुंह पे बाल आ रहे हैं, कोई उनकी बॉडी में चेंजेस कुछ ऐसे आ रहे हैं जो नॉर्मल नहीं है, तो ऐसी सूरत में उन्हें चाहिए कि फौरी तौर पे शादी के बाद कंसल्ट करें, ना कि उस प्रॉब्लम को लेके बैठे रहें। फिर एक सोसाइटी का प्रेशर, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट उन पे, क्योंकि सिर्फ ये तो नहीं होता कि जिस्मानी सेहत ज़रूरी होती है, ज़हनी सेहत भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो जब ये प्रेशर बढ़ना शुरू होता है लड़की पे, तो जो प्रॉब्लम उसका पहले से मौजूद है वो और ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाता है, और डिलेज़ की वजह से फिर कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। ठीक है। मतलब हम लोग इस पॉडकास्ट में क्या लोगों को बता सकते हैं कि अगर आपने 6 महीने तक ट्राई किया है और आप कंसीव नहीं कर पा रहे, तो ये बेसिक फर्टिलिटी टेस्ट है। मतलब आप एटलीस्ट ये करवा लो।
ताकि आपको पता चल जाए कि क्लियर पिक्चर क्या है? जी। अगर आपके पीरियड्स खातून के रेगुलर हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, कोई और मेडिकल इश्यू नहीं है, लड़के को भी कोई मेडिकल इश्यू नहीं है, तो 6 महीने तक जो टेस्ट उनको कराने चाहिए बेसिक। लड़के का तो एक सिंपल टेस्ट है सीमन एनालिसिस, जिसमें पता चल जाएगा कि स्पर्म्स की तादाद ठीक है, स्पर्म की हरकत ठीक है, स्पर्म बनावट के लिहाज से ठीक है। तो ये टेस्ट होना ज़रूरी है मेल का। जो फीमेल में टेस्ट होने ज़रूरी हैं, एक अल्ट्रासाउंड होना ज़रूरी है देखने के लिए कि ओवरीज़ का स्टेटस क्या है, यूट्रस का स्टेटस क्या है। और एक टेस्ट जो मैं सजेस्ट करूँगी वो है AMH लेवल, जिससे ये पता चल जाए कि अंडेदानी में अंडों का रिज़र्व कितना है। ये 2 ज़रूरी टेस्ट हैं जो फीमेल में हो जाने चाहिए। हाँ, अलबत्ता अगर इन टेस्ट पे कोई प्रॉब्लम पिक होता है तो फिर फर्दर फर्टिलिटी टेस्ट हम एडवाइस करते हैं, फर्दर आगे जो कि वो खुद से नहीं कराएँ, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और डॉक्टर के मशवरे के बाद करवाएँ। डेफिनेटली वो एक यही टैबू खत्म करना है ना कि आप एटलीस्ट इतना कर लो। मैम देखें फीमेल में तो समझ आ रही है ना कि पीसीओएस था, इरेगुलेशन ऑफ पीरियड थी इसलिए ये मसला आया। लेकिन मेल में तो कोई इस तरह की फील भी नहीं आती। मैं एज़ अ पर्सन खुद मेल हूँ और आई कंसीडर माई सेल्फ एज़ अ हेल्दी मेल। लेकिन मुझे नहीं पता कि शादी के बाद क्या होगा। तो मेल को कोई सिम्पटम्स आते हैं? देखिए सीमन का तो जब तक आप टेस्ट नहीं कराएँगे तो पता नहीं चलेगा, ठीक है? अब बाकी ऐसे मेल्स जिनको कोई जेनिटल एरिया पे कोई इंजरी हुई हो, पहले कोई सर्जरी हुई हो उनकी जेनिटल एरिया की, टेस्टिस की, तो उन्हें कंसर्न होना चाहिए कि कोई इशू तो नहीं है। मेल्स में इरेक्टाइल डिसफंक्शन कॉमनली देखा गया है, तो अगर ऐसा भी इशू है तो उन्हें चाहिए कि वो प्रॉपरली एक जो उस फील्ड के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट करके उसको ट्रीट करवाएँ। क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जिनको हाइड करके लोग बैठे रहते हैं, इस पे बात भी नहीं करते, अवेयरनेस भी नहीं होती। चलें अगर पता भी चल गया कि ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो उन्हें ये नहीं पता चलता कि अब मैंने जाना किधर है, किससे हेल्प आप नहीं, हम वो डायरेक्ट सॉल्यूशन पे नहीं जाते। वो पहले जाएँगे हकीम के पास, फिर कपिंग करवा लेंगे, फिर वो थोड़ी-सी होम्योपैथिक ले लेंगे, फिर कहेंगे कि मैं ये वाला इलाज चल रहा है, मैं विटामिन खा रहा हूँ, मैं सुबह उठ के ये पीता हूँ। ये वही बात है ना कि वो ट्रीटमेंट जो है गूगल पे सर्च करके किया जाता है। गूगल गूगल बाबा। मैं बड़ी मज़े की बात बताऊँ कि IVF कंसल्टेंट हूँ, IVF का ट्रीटमेंट एक पेशेंट का चल रहा है। तो मैंने उनकी सारी इन्वेस्टिगेशंस देखी, उसके मुताबिक उनकी डोज़ स्टार्ट की। देखिए हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, हम उसके अकॉर्डिंगली पेशेंट्स को मैनेज करते हैं और हर पेशेंट का मैनेजमेंट दूसरे से डिफरेंट होता है। तो पेशेंट की जब मैंने डोज़ स्टार्ट की तो वो मेरे पास आई, उसने कहा कि मैंने तो गूगल पे सर्च किया कि आपने तो मेरी डोज़ गलत स्टार्ट की है और इसमें ये मेडिसिन होनी चाहिए और ये होनी चाहिए, और मेरी जो फलां फ्रेंड है वो तो वहाँ से करा रही है, उसको वो वाले टीके लग रहे हैं, आपने मुझे वो वाले टीके क्यों नहीं लगाए? तो मैं नहीं सुनना चाहती कि आखिर में आप मुझे कहें कि अल्लाह की मर्ज़ी। तो देखिए फिर अल्लाह की मर्ज़ी नहीं तो हम क्या कहेंगे कि गूगल की मर्ज़ी। देखिए हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, उसके मुताबिक हम हर पेशेंट की कंडीशन के मुताबिक इंडिविजुअल एक प्लान देते हैं पेशेंट को। ये नहीं है कि एक पेशेंट का जो ट्रीटमेंट चल रहा है दूसरे पे भी वही हम कॉपी करके वही कॉपी पेस्ट कर दें, ऐसा नहीं है। हर एक के इश्यूज़ डिफरेंट हैं, हर एक का वेट डिफरेंट है, एज डिफरेंट है, जो फर्टिलिटी टेस्ट के पैरामीटर्स हैं वो हर एक के डिफरेंट हैं, हर एक की बॉडी का रिस्पॉन्स डिफरेंट है। इवन हम 2 पेशेंट्स को बिठा दें ना जो बिल्कुल एक जैसे पैरामीटर्स हैं उनके, एक जैसी एज, वेट, पैरामीटर्स भी एक जैसे, तो उसमें भी हर एक की बॉडी का रिस्पॉन्स डिफरेंट आता है। तो विद एक्सपीरियंस वी नो कि किस पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट देना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो या तो इधर-उधर के मशवरे लेके फिर आ जाते हैं हमारे पास कि डॉक्टर साहब नहीं फ़लाँ तो ये कर रहे हैं, हमें ये वाले टीके लगा दें, हमें ये कर दें। और या फिर वो कहते हैं कि जी गूगल से हमने पता किया था। तो गूगल से अगर ट्रीटमेंट करना था तो फिर कंसल्टेंट्स के पास नहीं आना चाहिए, कि अगर आपको पता है कि आपने ट्रीटमेंट क्या करना है, आप करके देख लें। ये है मतलब वो मतलब मैं पर्सनली मतलब मैं समझता हूँ कि गूगल पे हर चीज़ मौजूद है और गूगल मतलब मैं एज़ अ पेशेंट बात करता हूँ। मैं देखिए इसका बेनिफिट ये है ना, देखें गूगल पे बेशक हर चीज़ की इंफॉर्मेशन मौजूद है, बेसिक आइडिया आपको उससे हो जाता है, आपको इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए हर चीज़ की। लेकिन अगर प्रॉब्लम है तो आप कंसर्न स्पेशलिटी का जो डॉक्टर है उसके पास से उससे डिस्कस करें, कि ज़रूरी नहीं है कि गूगल पे एक वाइड स्प्रेड जो इन्फॉर्मेशन है वो सभी आप पे अप्लाई होता हो। सर में दर्द हो तो ज़रूरी तो नहीं है ब्रेन ट्यूमर हो, टेंशन हेडेक भी हो सकता है, कोई और प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो इसलिए जो डॉक्टर्स हैं उनसे कंसल्ट किए बगैर सेल्फ मेडिकेशन मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन मैं एक मैं एज़ अ लेमैन मैं भी अक्सर मुझे कोई मसला होता है ना कि मुझे ये हो रहा है, मैं गूगल पे लिख लेता हूँ और अगर मैं अपने आप को इस वो कंडीशन पे लेके जाऊँ तो मैं पहले गूगल से पूछूँगा कि मेरे सीमन की क्वांटिटी इतनी है, कलर इतना है,
तो मेरा सीमन ठीक है कि नहीं ठीक? इंस्टेड कि मैं जाऊँ पहले सीमन एनालिसिस कराऊँ और खर्चा करूँ एंड ऑल दैट, मैं अभी गूगल से पूछूँगा कि इतनी क्वांटिटी है, इतनी इतना प्रोसेस है, इतना कलर है। मुझे कुछ राइट इन्फॉर्मेशन मिलेगी इन चीज़ों के बेस पे? देखिए ये इन्फॉर्मेशन बेनिफिशियल है। इससे आपको कम से कम एक क्लिक होगा कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। हाँ। जब समथिंग रॉन्ग तो उसको फिर ट्रीट खुद नहीं करना, फिर आप स्पेशलिस्ट के पास जाएँ कि मुझे ये आइडेंटिफ़ाई हुआ प्रॉब्लम आइडेंटिफ़ाई होना ज़रूरी है। हमारी सोसाइटी में या तो प्रॉब्लम आइडेंटिफ़ाई नहीं होती, अवेयरनेस ना होने की वजह से, जब आइडेंटिफ़ाई होती है तो करेज नहीं होता कि कहीं जाके प्रॉपर्ली ट्रीट कराएँ। ढके-छुपे अल्फाज में छुप के ट्रीटमेंट लिए जा रहे होते हैं, जिसका नतीजा ही नहीं सामने आता। और उसके ये वाले मेरे ख्याल से मेजर कपल 2-3 साल तो ज़ाया कर देते होंगे ना? अब वो बातें सुन 2-3 साल नहीं, कई साल, 20-20 साल, 25-25 साल बाद कपल्स आ रहे होते हैं कि जी हमने सब कुछ कर लिया, अब आप हमारा आईवीएफ। बस अल्लाह की मर्ज़ी थी, औलाद अल्लाह और ने जब देनी है। आईवीएफ कर दें, 25 साल बाद आ रहा है, 20 साल बाद कपल आ रहा है, उस वक़्त सीमन की क्वालिटी भी ख़राब है, खातून की एज भी बढ़ चुकी होती है, एग्स का रिज़र्व भी ख़त्म है। तो फिर बताएँ हम किस टेक्नीक से जादू से उनको प्रेगनेंसी और करवाते हैं। उस टाइम पे अगर बच्चा होगा तो मतलब क्या एज डिफरेंस होगा एक माँ-बाप में और बच्चों में? देखिए ना, हम यही कहते हैं कि देखें अगर टेस्ट आपके सारे ठीक भी हैं, उसके बाद आप मैक्सिमम 2 इयर्स, 3 इयर्स आप ट्राई कर सकते हैं नेचुरल कंसेप्शन के लिए। अगर फिर भी नहीं होता, तो फिर आप अपने कंसल्टेंट से राय लेके और जो भी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट वो आपको एडवाइस करते हैं, तो उसको प्रोसीड करें आप। बजाय ये कि आप 10 साल उस चीज़ के लिए तरसते रहें और फिर आप ट्रीटमेंट के लिए आएँ। वही ना, लोगों के पास डॉक्टर एक्सपोज़र ही नहीं है। वो 3 साल क्या, वो 5-6 साल लगे रहेंगे बस अपनी सास की बातें, ससुर की बातें, घर की बातें, ये बातें, बस अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह की मर्ज़ी है। देखिए माइनर इश्यूज़ भी होते हैं जो बाज़ औक़ात पिक नहीं होते और फिर इतने साल लोग उस प्रॉब्लम में गुज़ार देते हैं। मेरे पास एक पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ की पेशेंट थी, वो उनकी शादी को 7 साल का अर्सा हो गया था, ओवरवेट थी। तो वो मेरे पास 6 महीने पहले आई। 120 केजी उनका वेट था, तो मैंने उनको कहा कि जी वेट आपका ज़्यादा है, आप इसको रिड्यूस कर लें क्योंकि और आपके हार्मोन्स बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ का इश्यू है, आपकी एग की क्वालिटी ठीक नहीं है, तो आप अपना वेट रिड्यूस कर लें। तो पहले कहती नहीं डॉक्टर साहब अब मेरे से वेट नहीं रिड्यूस होता, बाकी जो मर्ज़ी कर लें। अब देखें वेट नहीं रिड्यूस होता तो क्वालिटी कैसे इम्प्रूव होगी? ख़ैर वो कुछ अरसा उन्होंने गुज़ारा, उसके बाद फिर मेरे पास आई कि अच्छा आप बताएँ आप क्या कहती हैं? फिर मैंने जब वेट रिडक्शन के लिए प्रॉपर्ली उनको गाइड किया, उन्होंने वेट रिड्यूस किया। अल्हम्दुलिल्लाह कल मैं मेरे क्लिनिक में वो पॉज़िटिव प्रेगनेंसी के साथ आई हुई थी और वो कह रही थी कि 7 साल बाद अल्लाह ताला ने मुझे ये खुशी दिखाई है और मुझे पता ही नहीं था कि सिर्फ़ वेट रिडक्शन ही वो चीज़ है जिसके साथ मैं कंसीव कर जाऊँगी, कि मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली, कुछ नहीं लिया और सिर्फ़ वेट रिड्यूस करने से ही मैंने कंसीव कर लिया। तो अगर देखें ना, वही माइनर प्रॉब्लम्स होते हैं, पिक अगर हो जाएँ तो उसको ट्रीट करना बर वक़्त जो है वो फ़ायदेमंद होता है। मैम अगर चलें एक वो जनरल बात करते हैं। आज 2025 में ऐसी पॉसिबिलिटी है कि एक कपल कंसीव ही ना कर पाए। हम लोग आईवीएफ तक पहुँच गए, हम लोग आईवीएफ से आगे भी कुछ ना कुछ ले आएँगे कि हम लोग स्पर्म भी रिज़र्व कर लेते हैं, हम लोग ओवरीज़ भी हम लोग कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं आजकल, बहुत मॉडर्न है इस टाइम पे। मतलब इस टाइम पे मेरा ख़्याल है कि आप लोगों के मुताबिक, मेडिकल इंडस्ट्री के मुताबिक, आपके पास एक कपल है तो आप उसको कितने परसेंट तक अल्लाह की मर्ज़ी के साथ स्टिल कितने परसेंट तक प्रेगनेंसी के चांसेस दे सकते हैं? इतनी मेडिकल टेक्नोलॉजी इस टाइम पे मैच्योर है। जी, देखें अगर किसी कपल के सारे टेस्ट ठीक हैं, तो हम उसको कुछ अरसे तक अंडर सुपरवाइज़्ड ट्रीटमेंट उनको नेचुरली कंसीव करवाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? अगर फिर भी नहीं कंसीव करते और सब कुछ ठीक होता है, सारी इन्वेस्टिगेशंस हमने कर ली, तो वो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी की कैटेगरी में आता है। उसमें हम फिर फर्दर फर्टिलिटी जो ट्रीटमेंट्स हैं, वो एडवांस टेक्निक्स के साथ वो करते हैं, ताकि उससे कंसीव करने के, प्रेगनेंसी करने के चांसेस को बढ़ाया जाए। मैं एक रेशियो पूछ रहा हूँ कि मतलब एक जगह तो फुल बेबसी है ना, एक जगह तो फुल बेबसी है कि 20-20 साल गुज़र गए हैं और औलाद नहीं है और कुछ भी नहीं कर पा रहे। एक जगह मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, एक जगह मॉडर्नाइज़ेशन है, एक जगह साइंटिफिक लोग हैं, एक जगह मैच्योर लोग हैं, लॉजिकल लोग हैं। उनकी रेशियो क्या है कि एक कपल आपके पास आए और वो टोटली अनएक्सप्लेन्ड है। तो आपके पास कितने प्रोसेस हैं आईयूआई, आईवीएफ और पता नहीं क्या-क्या होगा कि आप इतनी हिट एंड ट्राई करके एक इतने परसेंट तक मेडिकल टेक्नोलॉजी कामयाब है कि वो उसको कंसीव करवा देगी।
देखिए, जो हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है आईवीएफ और एक्सील, इसके सक्सेस के चांसेस पाकिस्तान में 30 to 40% हैं। और ऐसे कपल्स जो हर तरह का ट्रीटमेंट नेचुरल कंसेप्शन के लिए ट्राई कर चुके हैं, आईयूआई कर चुके हैं, नेचुरल कंसेप्शन के लिए मल्टीपल टाइम ओवुलेशन रिडक्शन कर चुके हैं, स्पर्म्स ठीक हैं, तो फिर उसमें फिर हम स्विच ओवर करते हैं जो हमारा एडवांस टेक्निक है आईवीएफ एक्सी की, उसके थ्रू ट्रीटमेंट करते हैं जिससे उनकी सक्सेस ऑफ कंसेप्शन को बढ़ाया जाता है। लेकिन आप कह रही हैं 30 to 40% है, जी। मतलब जो बिल्कुल एक्सट्रीम पे भी लोग हैं वो भी जाके जो प्रोसीजर करवा रहे हैं वो आईवीएफ है, और उसमें भी 30 to 40। देखिए, मेरे पास जब पेशेंट्स आते हैं ना, आके सबसे पहला सवाल होता है कि हमारा कितने % चांस है कि हम प्रेग्नेंट हो जाएं। हाँ एग्जैक्टली। ठीक है, तो मैं उन्हें कहती हूँ कि आइदर 100% यानी आप प्रेग्नेंट होंगे, या 0% या प्रेग्नेंट नहीं होंगे। ये दो चीज़ें ही हो सकती है ना कि जो हम ट्रीटमेंट करेंगे, या आप प्रेग्नेंट होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, ये एक कोशिश है, ये एक ट्रीटमेंट है जिससे हम कोशिश करते हैं कि कपल्स कंसीव कर जाए। ठीक है, नतीजा अल्लाह के हाथ में है, बेशक रूह अल्लाह ने फूंकनी है। हम आईवीएफ का ट्रीटमेंट करते हैं, एग्स बनाते हैं, अगर हो सकता है किसी खातून के एग्स ना बन रहे हों, मैच्योर साइज़ के एग्स बनाते हैं, उसके बाद उनको पिक करते हैं, फिर सीवन में से हम बेस्ट स्पर्म्स को सिलेक्ट करते हैं, फिर लैब में अंडर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट एग और स्पर्म को मिलाते हैं, और उसके बाद फर्टिलाइज होकर एम्ब्रियोज बनते हैं। इवन गुड क्वालिटी एम्ब्रियोज भी जब हम ट्रांसफ़र करें कि यानी हमने हर चीज़ अपनी तरफ से परफेक्ट कर दी। ठीक है, और जब हम यूट्रस के अंदर उसको ट्रांसफ़र करते हैं तो हो सकता है वो इम्प्लांट हो सकता ना हो। यानी इख्तियार बेशक अल्लाह का है, लेकिन कोशिश हमारी होती है मैक्सिमम कि कपल कंसीव कर जाए। अब इसमें चांसेस कैसे बढ़ते हैं, वो ये इस तरह से बढ़ते हैं कि बेशक इम्प्लांटेशन होना, रूह फूंकना अल्लाह का काम है, लेकिन हो सकता है कि कोई ट्यूब में प्रॉब्लम हो, एग और स्पर्म मिल ना पा रहे हो सकता है कि एग के साइज़ बड़े ना हो रहे, मैच्योर साइज़ के ना हो रहे हो सकता है स्पर्म्स वीक हों जो एग तक ना पहुंच पा रहे हों। तो इक्सी की टेक्निक में हम एग और स्पर्म को मिला देते हैं, और उसके बाद जो गुड क्वालिटी के एग और स्पर्म मिलने से एम्ब्रियोज बनते हैं, वो क्वालिटी ऑफ एम्ब्रियो गुड क्वालिटी होता है जिसको हम ट्रांसफ़र करते हैं। यानी वो अंडर वीएन एक सारा प्रोसेस होता है, और तब उसको लैब के अंदर और फिर उसको ट्रांसफ़र किया जाता है, जिससे ज़ाहिर है कंसेप्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, मुझे मतलब मैं फिर भी थोड़ा बहुत टेक्निकल हो गया हूँ इतने साल रह के, लेकिन आईवीएफ जहाँ तक मुझे समझ आता है ना, मैं आपको बिल्कुल लेमैन में समझाता हूँ। मुझे समझ आता है कि एक मेल से स्पर्म ले लिया, फीमेल के ओवरीज निकाल ली, एग्स एग्स निकालिए। मतलब कुछ निकाल लिया, निकाल के एक लैब में ले गए, लैब में जाके उनको ऑन द वेरी कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट उसको ग्रो किया, उसको फिर कनेक्ट किया, अगर वो पॉजिटिव लग रहे हैं देन उसको फीमेल के अंदर पुट इनसाइड कर दिया। एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ आता जी जी, ऐसा ही। ऐसा ही होता ना। मतलब मैं अगर सोचूं मैं किधर पहुंच गई है मेडिकल, मतलब एक मेडिकल का क्या अरूज है ये कि आप जो प्रोसेस इनसाइड द बॉडी होता था, आप वो एक लैब के अंदर करके उसको सक्सेस दे के आप उसको फीमेल ये को। साइंस की तरक्की है ना कि पहले ये सारा उन्होंने जांचा, देखा कि अब बॉडी के अंदर क्या प्रोसेस होता है, और अगर नहीं हो रहा किसी वजह से, तो उसको अंडर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट बॉडी से बाहर लैब में कैसे किया जाता है। यानी एक छोटा सा बच्चा बनाया जाता है और उसको ट्रांसफ़र किया जाता है, और फिर जब वो अटैच हो जाता है अंदर यूट्रस के अंदर, तो प्रेगनेंसी ठहर जाती है। एक हाई पीक ऑफ साइंस है ना, बहुत साइंस कहाँ पहुंची गई है। इसके बाद क्या हो सकता है साइंस में, मतलब वो अगर आप सोचें कि हमारी जो हमारे बाद जनरेशन आएगी, वो जो इसमें मॉडिफिकेशन लेके आएगी, वो जो इसमें एनहांसमेंट लेके आएगी, क्या कर देगी वो, आईवीएफ से ऊपर क्या होगा। देखिए, अभी भी जो है ना, देखें बाहर के कंट्रीज़ में आईवीएफ का सक्सेस रेट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मुस्लिम कंट्रीज़ या पाकिस्तान। उसकी रीज़न मैं आपको ये बताऊँ कि हमारी लिमिटेशंस हैं, हम एक हद के अंदर काम कर सकते हैं। बीइंग मुस्लिम, यहाँ पे हम डोनर एग नहीं ले सकते, यानी किसी और खातून का एग यूज़ नहीं कर सकते। अगर मेल के स्पर्म्स ठीक नहीं है या नहीं हैं, तो हम किसी और मेल के स्पर्म्स नहीं ले सकते। माँ की बच्चेदानी के अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो हम किसी और खातून के अंदर वो बच्चा यानी एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ये हमारी लिमिट्स हैं, हमारे रिलीजन के अकॉर्डिंगली, हमारे इस्लामिक पाकिस्तान के लॉ के अकॉर्डिंगली, और हमें इन्हीं लिमिट्स के साथ वही कपल जो 20 साल से कोशिश कर रहा होता है, उन्हीं की एग्स, स्पर्म्स और यूट्रस को यूज़ करके हमने प्रेगनेंसी कराने की कोशिश करनी होती है। इसलिए सक्सेस के चांसेस थोड़े से कम हैं। जबकि बाहर की दुनिया में अब वहाँ पे डोनर एग ले लेते हैं कि एग की क्वालिटी ख़राब है, तो अच्छा आप एग ले लें किसी और का।
स्पर्म की क्वालिटी ख़राब है तो वो स्पर्म ले लेते हैं। तो ज़ाहिर है वो जब बेस्ट चीज़ें लेते हैं तो बेस्ट एम्ब्रियोज़ और क्वालिटी बेहतर हो जाती है। लेकिन रिलीजियसली हम हमें अलाउड हमें अलाउड हाँ, हम नहीं करते अपने रिलीजन के अकॉर्डिंगली। तो जहाँ अलाउड है वो फिर वहाँ पे सक्सेस भी उस लिहाज से वो हर चीज़ अगर बेस्ट सेलेक्ट करेंगे इस रिस्ट्रिक्शन को इग्नोर करके कि वो हस्बैंड वाइफ हैं कि नहीं है, तो फिर ज़ाहिर है उधर चांसेस ऑफ सक्सेस ज़्यादा हैं। अब हमारे यहाँ पे यूट्राइन ट्रांसप्लांट जो है वो अलाउड नहीं है रिलीजियसली। बाहर के कुछ ममालिक में अब यूट्राइन ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर भी होता है जिसमें ऐसी फीमेल जिसका किसी वजह से यूट्रस ख़राब हो या जैसे मल्टीपल फाइब्रॉइड्स हों या किसी सर्जरी की वजह से यूट्रस निकल गया हो, तो वहाँ पे अब इस चीज़ पे भी काम हो रहा है कि किसी और का यूट्रस, जैसे बाकी ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते हैं उसी तरह यूट्राइन ट्रांसप्लांट पे भी काम हो रहा है कि जिसमें ट्रांसप्लांट करके और उस पर प्रेगनेंसी ठहराई जाए। हाँ मैम, मैंने ना एक सीजन देखा था फ्रेंड्स, आपने शायद देखा हो, फ्रेंड्स एक नाम का सीजन है। उसने उसने क्या किया कि दो लोगों ने मतलब वो दो लोगों ने अपना बच्चा करना था, उन दोनों का बच्चा हो नहीं रहा था, तो इन्होंने एक थर्ड पर्सन को कहा कि तुम मेरे एग ले लो, इसका स्पर्म लो, ही इन्होंने सब कुछ बना दिया हुआ है, तो उन्होंने थर्ड पर्सन को एक कंसीव कर दिया। जी, सरोगेसी होती है ना, ये वही मैंने आपको बात की है कि किसी और का स्पर्म, एग या यूट्रस हम यूज़ नहीं कर सकते। हस्बैंड वाइफ का ही स्पर्म और एग यूज़ होगा और वाइफ के ये यूट्रस में हमारे ट्रांसफर। पाकिस्तान में हम इतने एथिकल हैं, मतलब जो हमें इल्ज़ाम लगते हैं कि आप ये ना कर देना, आप वो ना कर देना, तो हमने अपने एज़ अ पाकिस्तान अपने साइंटिफिक स्टैंडर्ड को लो किया हुआ है ताकि हम अपने रिलीजन लिमिटेशन देखिए पर मौजूद। देखिए ना, हमने अपने रिलीजन को फॉलो करना है और उसके मुताबिक हमने चलना है। और यहाँ पे जो सबसे बड़ा फोबिया ये है, लोग क्यों आईवीएफ की तरफ नहीं जाते? एक तो अवेयरनेस नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि असल में प्रोसीजर है क्या। और उस प्रोसीजर में जो है अक्सर जो पहला खौफ होता है लोगों के अंदर कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी और के स्पर्म डल जाएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी और के एग डल जाएंगे जिसे हम गुनाह समझते हैं। तो इस डर या उस खौफ की वजह से हम अक्सर कपल्स जो है वो आईवीएफ की तरफ नहीं आते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि इसमें प्रोसीजर में होता क्या है। हम बीइंग मुस्लिम पाकिस्तान में ये कर रहे हैं और आईवीएफ का प्रोसीजर यहाँ पे अलाउड है, जो हम अभी तक हलाल हराम के चक्कर से निकले ही नहीं हैं। ये एक इलाज है, देखें ये एक इलाज है कि अगर जैसे कोई बीमार होता है तो उसको ट्रीट किया जाता है ना, उसी तरह इनफर्टिलिटी भी कोई प्रॉब्लम आया है तो उसको ट्रीट किया जाता है। ये एक ट्रीटमेंट है। एग्जैक्टली। तो लोग इसको अभी भी हलाल हराम के चक्कर में किसी और का स्पर्म ना डाल दें इस चक्कर में, मैं तो एक सवाल इस पूछूं ट्रीटमेंट आपसे? को ऑप्ट नहीं करते। एक सवाल पूछता हूँ मैम, इतना हलाल काम करने के भी मतलब हम लोग बिल्कुल एग्जैक्ट, मैं भी कहना चाह रहा हूँ ना, अगर हम मेडिकल इन्हेंसमेंट को देखो तो आप देखोगे कि यार आपने एक इनफर्टाइल कपल को फर्टिलिटी देनी है, मतलब उसको एक औलाद की खुशी देनी है, तो ना ही आपने उसमें अपने कोई सेकंड मेल यूज़ कर रहे हो, ना ही उसमें आप कोई सेकंड फीमेल यूज़ कर रहे हो, ना ही उसमें आप कोई थर्ड पर्सन यूज़ कर रहे हो जो उसको 9 महीने के लिए बना रहा है। आप कुछ भी ऐसा काम नहीं कर रहे, आप एग्जैक्टली उसी सेम मर्द पे, उसी सेम फीमेल पे काम करते हो जो निकाह में मौजूद है जो हस्बैंड वाइफ। एग्जैक्टली बिल्कुल वो बिल्कुल लीथल प्रैक्टिस है ये। फिर भी लोग इतने क्यों कंसर्न है इस चीज़ के पीछे कि जब हम लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हमने अपने पाकिस्तान का स्टैंडर्ड जैसे आपने लैक ऑफ अवेयरनेस, पता नहीं है लोगों को। और देखें वो बजाय ये कि जाके अगर उन्होंने कोई बात ऐसी सुनी है तो जाके उसको कंसर्न जो स्पेशलिस्ट हैं उनसे बात करें, डिस्कस करें। हम हर पेशेंट को अलाउ करते हैं कि ओपनली हमसे हर क्वेश्चन पूछें कि जो डाउट्स हैं उनके जहन में तभी क्लियर होंगे ना, कि जब वो हमसे सवाल पूछेंगे। तो वो इतना नहीं करते कि वो डॉक्टर से आके उस चीज़ की एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन लें। वो इधर वाले से लोग अपने 10-10 बच्चे संभाल के बैठे हैं, जिस कपल के पास बच्चे नहीं है उन्हें कहते हैं ना जाना, वो किसी और के स्पर्म्स डाल देंगे। तो ये तो गलत है मिल जाती है ना, मतलब कि एक कपल वो सफ़र करता रहे और आप उस पे प्रेशर डाली, नहीं ये चीज़ गलत है, ये हलाल है, ये हराम है। देखिए अगर हराम होती तो पाकिस्तान इस्लामी ममलिकत है, यहाँ पे आईवीएफ अलाउड ना होता। खुलेआम हर कोई बात कर रहा है, आईवीएफ सेंटर्स हर शहर में हैं, ये एक ट्रीटमेंट है जिसमें जायज़ तरीके से सारा काम हो रहा है। तो अगर कोई चीज़ ये हराम होती तो क्या पाकिस्तान जैसे मुस्लिम कंट्री में हम जब सब डॉक्टर्स आईवीएफ कंसल्टेंट बैठे ये ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं, ये बात भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें कोई रहने देता?
नहीं, एक्सट्रीमिज़्म डोमिनेंट है हमारी सोसाइटी पे। हमारी सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर इन लोगों ने लगाया हुआ है, मतलब सब कुछ वही है। मैं यही तो मुझे अफ़सोस हो रहा है कि इतना लॉ एंड ऑर्डर के वजूद में होते हुए हम लोगों ने अपने मेडिसिन सिर्फ वो एक एक फ़ोबिया, एक मिस इन्फॉर्मेशन काफ़ी सारे कपल्स को बच्चा लेने से महरूम कर देती है। मैं पर्सनली कपल को जानता हूँ, कोई 20 साल हो गए। 20 साल हो गए हैं, 20 साल में फर्टिलिटी नहीं है और बच्चा नहीं है, और नाउ अब जाके भी उन्होंने एक फीमेल को कहा कि उन्होंने बताऊँ क्या एग्जैक्टली, मैं ये स्टोरी जानता हूँ, वो ज़्यादा एथिकल इस चीज़ को समझते हैं कि एक फीमेल थी जो कि अपने बच्चे को अफोर्ड नहीं कर सकती थी। उसके हस्बैंड की डेथ हो गई या कुछ हो गया, तो उन्होंने ना उसके मतलब वो अडॉप्ट कर लिया बच्चा। उसका उसका ख्याल रखना शुरू कर दिया, मेरे ख्याल से वो 7th मंथ प्रेगनेंसी में। जब वो बच्चा पैदा हुआ है, तो वो बच्चा अडॉप्ट कर लिया। मतलब देखिए को लगता है कि ये ज़्यादा लीथल है। देखिए बच्चा अगर सिर्फ आपके जिस्म से पैदा हुआ है, वो सिर्फ आपकी औलाद की है, आप किसी और बच्चे को भी सहारा देके उसके वालिदैन बन सकते हैं। इससे ज़्यादा नेकी का काम क्या होगा? लेकिन मेडिकल साइंस में अब क्योंकि इलाज इस चीज़ के हैं, तो हर कोई हर किसी का ये हक है कि अपनी औलाद खुद पैदा करे। लेकिन अगर किसी तरह से भी ये नहीं हो रहा, बाज़ औक़ात सीरियस जेनेटिक इश्यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से हम आईवीएफ भी करते हैं, लेकिन जेनेटिक रीज़न्स की वजह से स्पर्म और एग मिल के भी एम्ब्रियोज़ नहीं बना रहे होते, अगर प्रेगनेंसी ठहरती है तो मिसकैरेजेस हो जाते हैं। ऐसी चीज़ें जिनको हम करेक्ट नहीं कर सकते, तो उसमें फिर ये एक एक्सट्रीम लेकिन ये मैम स्टेज है। इतने ऑप्शन पहले भी तो है ना, हम लोग आईवीएफ तक पहुंच गए हैं। हम लोगों ने मेल का भी निकाल लिया, हम लोगों ने फीमेल का भी निकाल लिया, टेस्ट ट्यूब का भी निकाल लिया, एम्ब्रियो का भी निकाल लिया। इतना जब कर लिया, तो ये अवेयरनेस किस तरह से और बेहतर करें, मतलब देखिए, क्या? आज के दौर में सोशल मीडिया का रोल बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसके थ्रू अवेयरनेस दी जाती है। घर बैठे एक मोबाइल पे आप क्लिक करते, यूट्यूब की वीडियोस निकालते हैं, आपको पता लग जाता है कि ये चीज़ नहीं है। पहले ज़माने में क्योंकि ये नहीं थी फैसिलिटीज़, फैसिलिटी तो लोगों को पता नहीं था कि किसी ने सुना, किसी गाँव से कोई शहर से कोई आया, तो गाँव में पता चला, अच्छा फ़लाँ ये प्रोसीजर करके आया। अब क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू हर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, आप वो इन्फॉर्मेशन ज़रूर आइडेंटिफ़ाई करें कि आपके अंदर प्रॉब्लम क्या है, लेकिन गो टू डॉक्टर पहले। डॉक्टर जो आपको एडवाइस करता है, उसके मुताबिक आप चलें। सेल्फ ट्रीटमेंट, सेल्फ मेडिकेशन, आपके दिल दिमाग में जो भी खौफ है, आप जाएँ डॉक्टर से बात करें और अपने जो मिथ्स हैं, अपने जो मिसकंसेप्शंस हैं, उनको क्लियर करें। अच्छा, ऐसा कोई बिहेवियर बिहेवियर एनालिसिस है आपका कि लोग ना डॉक्टर को अप्रोच करने से पहले ना इन चीज़ों के बारे में ना बड़े कंसर्न होते हैं। जैसे वो फीस हो गया, जैसे वो जजमेंट हो गई, जैसे वो सोसाइटियल प्रेशर हो गया। ऐसा क्या फ़ील करती हैं आप कि एक नेचुरल कपल जो वो जिसको ज़रूरत है आपकी, लेकिन वो ये चीज़ों की वज़ह से आपके पास नहीं आ रहा, वो क्या है? ऐसा क्या है? देखिए, सबसे पहले तो ज़ाहिर है सोसाइटी के प्रेशर्स हैं, जो कि जाने नहीं देते कपल को किसी ट्रीटमेंट की तरफ। दूसरा ये कि उनकी खुद की कि वो राइट पर्सन तक नहीं पहुंचते और इधर-उधर के मशवरों पे अमल करना शुरू कर देते हैं। तीसरा फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी हो सकता है कि वो कहते हैं कि डॉक्टर्स के पास जाएँगे, फ़ी भी पे करनी पड़ेगी। डॉक्टर ने टेस्ट लिख देने हैं, वो टेस्ट भी कराने पड़ेंगे। तो उसकी बजाय हम डायरेक्ट ट्रीटमेंट ना शुरू कर दें। फिर जब आपको प्रॉब्लम ही नहीं आइडेंटिफ़ाई हो रहा, तो आप किस चीज़ का ट्रीटमेंट कर रहे हैं? वही ना, वो ये ऐसे है ना फ्री कि जैसे मैदे में जलन है, तो आप उसको हार्ट अटैक समझ के दिल की गोलियाँ खाना शुरू कर दें। वही ना, उनको फ्री की मेडिसिन मिल रही है, वो तो उसका रिजल्ट इसीलिए नहीं आ रहा ना, उससे क्या होता है कि उनका टाइम भी वेस्ट हो रहा है, फीमेल की एज बढ़ती जा रही है, जो प्रॉब्लम पहले थोड़ा था वो बढ़ता जा रहा है, और फिर एट द एंड आए जब किसी तरह आपसे कुछ नहीं हो पाया, और तब आप आए और तब आपके सारे पैरामीटर्स ख़राब हो चुके होते हैं, तब आईवीएफ भी मुमकिन नहीं होता ऐसे कपल्स का। अरे! नहीं मैम, ये मतलब ये सोसाइटल प्रेशर मैं अंडरस्टैंड कर। देखिए मेरे पास आईवीएफ सेंटर्स में जो कपल्स आते हैं, अक्सर कपल्स जो हैं मैंने देखा है, लड़कियां खास तौर पे स्ट्रेस में होती है, इतने ट्रीटमेंट्स करा चुकी होती है, शादी के पहले महीने से ही उन्होंने ट्रीटमेंट कराने शुरू कर दिए होते हैं, सक्सेसफुल नहीं हो रही होती। ससुराल का प्रेशर, इवन उनकी मदर्स का प्रेशर, माएँ अपनी बच्चों को छुप छुप के लेके जा रही हैं कि अच्छा आओ मैं तुम्हें इलाज करा दूँ कि बच्चा हो जाए।
ये सारी चीज़ें करी होती हैं। फिर जब वो इतना अर्सा करने के बावजूद जब हमारे पास आती हैं तो फिर उस वक्त क्या होता है कि जी मियाँ ने कहा है ये आखिरी मौका है, अगर बच्चा पैदा हो गया तो ठीक है, वरना मैं दूसरी शादी करने लगा हूँ। अब बताएं, एक फीमेल जिस पे इतने सोशल प्रेशर्स हैं, उसकी क्या हालत होगी कि वो बच्चा पैदा करने के काबिल होगी उस वक्त, कि उसको ये है कि अगर इस दफ़ा ना हुआ तो फिर शादी टूट जाएगी मेरी। तो एक तो सोसाइटी का रोल पॉजिटिव नहीं है। देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम किसी फीमेल में है, प्रॉब्लम किसी मेल में है, तो उनको सपोर्ट करना चाहिए। कोई खुद नहीं चाहता कि मेरे अंदर प्रॉब्लम हो। हमेशा उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनको राइट गाइडेंस देनी चाहिए, उनको जो उस चीज़ के एक्सपर्ट्स हैं उनकी तरफ मशवरा देना चाहिए कि आप जाएं। और दूसरी बात ये है कि देखिए, हर कपल जो ये स्ट्रगल कर रहा होता है फर्टिलिटी इनफर्टिलिटी के इशू को फेस कर रहा होता है, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोशिश कर रहा होता है। कि जो हर दूसरा बंदा उनसे सवाल पूछता है कि अच्छा क्यों शादी के इतने साल हो गए, अभी तक बच्चा क्यों नहीं हुआ, अच्छा अभी तक बच्चा क्यों नहीं हुआ, तो ये उस कपल पर सोशल प्रेशर बढ़ाता है। ऐसा नहीं है कि वो हाथ पे हाथ रख के बैठे होते हैं, लेकिन जब इस तरह के सवालात सोसाइटी की तरफ से आना शुरू होते हैं तो वो स्ट्रेस का एलिमेंट उस कपल में ज़्यादा होता है, उनकी चीज़ें और वर्सन होती हैं। और वो कह रहे होते हैं कि फैमिली प्लानिंग है, ये है वो है, लेकिन वो नहीं, देखिए ना, ये हर एक का राइट है कि बच्चा पैदा करना चाहे ना करना चाहे, फ़ौरन शादी के बाद डिले करना चाहे, ये हर एक का राइट है। देयर इज़ नो वन टू आस्क लोग के वो यूज़ पूछ पूछें। आती है ना, लेकिन लोगों के पास सोल्यूशन ही नहीं है, तो वो एक्सक्यूज देते तो हो सकता है कि उस कपल के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जिसका वो ट्रीटमेंट करा भी रहे हो, ना हो पा रहा हो, वो अंदर तो इधर के लोग पूछ के उनको प्रेशर बिल्डअप कर रहे होते हैं उनके वही ऊपर। ना, वो फिर एक्सक्यूज देते रहते हैं, पूरी दुनिया से छुपते रहते हैं। और मैम हम लोगों ने पॉडकास्ट कर लिया है सोसाइटी में, लेकिन स्टिल क्योंकि आप बैठी हैं और आप मतलब ये नॉलेज का टाइम है कि मैं आपसे नॉलेज ले सकता हूँ। मुझे बस एक चीज़ में बड़ी कन्फ्यूजन होती है, एक पाथवे जो मैं आपसे पहले भी पूछा था, मैं पाथवे क्या है कि ना एक पाथवे मिल जाए ना कि आपको आपने 6 महीने अपने आपका 6 महीने कंसीव नहीं हुआ, आपने 2 टेस्ट करवा लिया। 2 टेस्ट करवाने के बाद आपने अपने गायनेकोलॉजिस्ट को या अपने विजुअलोजिस्ट को वो टेस्ट दिखाए। उसके बाद आपका ए, एक एक गाइडलाइन आप चाह रहे हैं कि क्या होनी चाहिए? हाँ, एक आपका रूट शुरू हो जाता है, लेकिन कपल क्या करे उस टाइम पीरियड पे? जी, मैं ये कपल्स की अवेयरनेस के लिए बात कर रही हूँ कि अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है किसी फीमेल के अंदर, कोई मेल के अंदर, तो शादी हो गई है, उन्हें चाहिए कि फ़ौरन वो डॉक्टर के पास जाएँ और कंसल्ट करें। अगर कोई उनको कोई फीमेल के अंदर कोई इशू नहीं है, मेल के अंदर कुछ इशू नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, तो 6 मंथ्स तक वो वेट करें, हो सकता है प्रेगनेंसी हो जाए। अगर 6 मंथ्स तक प्रेगनेंसी नहीं होती तो उनको बेसिक टेस्ट जिसमें मेल का सीमन एनालिसिस, फीमेल का अल्ट्रासाउंड और एक उनका ओवरीज़ का रिज़र्व यानी एएमएच का लेवल हो जाना चाहिए, ठीक है? अगर वो ठीक है तो वो मज़ीद 6 माह इंतज़ार कर सकते हैं। अगर फिर भी नहीं होता, 1 साल तक वो कंसीव नहीं करते, तो फिर उन्हें चाहिए कि किसी मुस्तनद गायनेकोलॉजिस्ट या इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट के पास बेटर है कि उसके पास जाएँ और उसके बाद प्रॉपर अपनी इवैल्यूएशन कराएँ। उनके डॉक्टर उनकी कंडीशन के अकॉर्डिंगली उनको टेस्ट एडवाइस करेंगे। कंप्लीट उनका फर्टिलिटी वर्कअप होगा जिसमें कुछ हार्मोन्स के टेस्ट होते हैं फीमेल के, अल्ट्रासाउंड दोबारा किया जाएगा, उनकी ट्यूब को असेस करना ज़रूरी है क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि किसी भी माइल्ड इन्फेक्शन की वजह से फीमेल की ट्यूब्स जो बहुत बारीक सी होती हैं, नाज़ुक सी होती हैं, वो ब्लॉक हो जाती हैं और पता भी नहीं चलता। तो बाकी सारे टेस्ट नॉर्मल आ रहे होते, कंसीव नहीं कर रहे होते। तो ट्यूब का टेस्ट होना ज़रूरी है जब 1 साल गुज़र जाता है, ताकि देख लें कि पैसेज क्लियर है, रास्ता क्लियर है जहाँ से स्पर्म और एग ने मिलना है। और फिर हस्बैंड का सीमन एनालिसिस। फिर जो प्रॉब्लम आइडेंटिफ़ाई होता है उसके मुताबिक ट्रीटमेंट करें। ये नहीं कि फ़लाँ ये वाला ट्रीटमेंट कर रहा है, फ़लाँ ये वाला ट्रीटमेंट कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर प्लान करें। मैं समझ गया। उसके बाद रूट आपका है। अच्छा, फिर उसके बाद जब आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है, सपोज़ अगर कोई सीरियस इशू नहीं है, आपके डॉक्टर जो हैं वो उसको माइनर प्रॉब्लम्स को ट्रीट करेंगे। आप हो सकता है कंसीव कर जाएँ, हो सकता है ना भी कंसीव करें। अगर आप नेचुरल कंसेप्शन के लिए ट्राई कर रहे हैं और प्रॉब्लम्स आपके सारे जो हैं कोई सीरियस इशू नहीं है, फिर भी नहीं कंसीव कर सकते, तो उसे नेक्स्ट स्टेप जो है वो आईयूआई है। यानी एक फर्टिलिटी ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा बेसिक, तो उसे नेक्स्ट स्टेप पे मूव कर जाएँ। आईयूआई एक तरीकाकार है जिसमें प्रॉपरली मॉनिटर्ड वे में फीमेल के एग्स बनाए जाते हैं। उसके बाद उसकी ओवुलेशन कराई जाती है। जिस टाइम पे एग रिलीज़ होता है उस टाइम पे मेल के सीमन में से गुड क्वालिटी के स्पर्म लेके एक ट्यूब के ज़रिए बच्चेदानी के अंदर ट्यूब्स के करीब छोड़ा जाता है, ताकि रास्ता भी कम हो जाए स्पर्म्स और एग के मिलने का
और उसमें से बेस्ट स्पर्म जो होते हैं वो सिलेक्ट करके ट्रांसफ़र किए जाते हैं यूट्रस के अंदर। और उसके अलावा ये भी देखा जाता है कि एग सही साइज़ का, मैच्योर साइज़ का हुआ है। जब ये टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं तो उसके साथ कंसीव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर फिर भी आईयूआई के अटेम्प्ट्स भी वो करते हैं और फिर भी नहीं होता, तो फिर उससे नेक्स्ट स्टेप आईवीएफ है। आईवीएफ जिसमें इक्सी की टेक्निक यूज़ की जाती है। मैं बार-बार अपनी वीडियोज़ में, अपनी शॉर्ट वीडियोज़ में, लॉन्ग वीडियोज़ में आईवीएफ के प्रोसीजर को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जिसमें फ़ीमेल के एग्स और मेल के स्पर्म्स लिए जाते हैं। ये मखसूस ट्रीटमेंट है जिसमें 10-12 दिन के लिए फ़ीमेल को इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, अंडेदानी में अंडों को बड़ा किया जाता है। फिर उनको हम ओवम पिकअप करते हैं, यानी एग्स को बाहर लेबॉर्ट्री में निकाल लेते हैं। हस्बैंड के सीमन में से बेस्ट स्पर्म्स को सेलेक्ट करके एग के अंदर हम स्पर्म को इंजेक्ट कर देते हैं। इस प्रोसीजर को इक्सी कहा जाता है। कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, इंक्यूबेटर्स में ग्रो करके एम्ब्रियो बनाया जाता है, जिसे आम ज़बान में छोटा बच्चा मैं कह सकूँगी। एम्ब्रियो बनाया जाता है और फिर उस एम्ब्रियो को माँ की बच्चेदानी में ट्रांसफ़र करके प्रेगनेंसी कराई जाती है। और इसमें कुछ कपल्स ऐसे हैं कि जिनको सिर्फ सिंपल इनफर्टिलिटी का इशू होता है, कंसीव नहीं कर पा रहे होते, उसके लिए भी आईवीएफ का ट्रीटमेंट होता है। कुछ लोगों में ये होता है कि बच्चे तो पैदा हो रहे हैं, लेकिन प्रेगनेंसी हो रही है, लेकिन बार बार मिसकैरेजेस हो रहे हैं या उनके बच्चों में कोई डिफेक्ट आ रहा है, तो ऐसे कपल्स में फिर हम आईवीएफ और जेनेटिक टेस्टिंग रिकमेंड करते हैं। और आज का दौर जदीद है, फैमिली साइज़ लिमिट करते हैं लोग, कि पहले ज़माने में ये होता था 11-12 बच्चे होते थे। अब आजकल क्योंकि ज़ाहिर है हर कोई क्वालिटी जो है बच्चों को पालने के लिए लिहाज से, उनको एजुकेट करने के लिहाज से क्वालिटी पे ज़ोर देते हैं, तो इसीलिए वो फैमिली साइज़ लिमिट करते हैं। तो उसमें फैमिली बैलेंसिंग के लिए भी लोग आईवीएफ का ट्रीटमेंट ऑप्ट करते हैं, जिसमें अपनी मर्ज़ी से लड़का या लड़की पैदा करना पॉसिबल होता है। वाकई जी। वाकई मैं ना आपसे जो बातें पूछने लगा हूं ना, ये अभी तक यूट्यूब पे तो मेरे नहीं ख्याल कि मौजूद है। ठीक है, तो मैं फर्स्ट टाइम आपसे पूछ रहा हूँ। अब हम लोग देखते हैं कि फाइनेंशियली एक कपल को कितना स्ट्रांग होना चाहिए आईवीएफ तक अचीव करने के लिए। लेकिन हम लोग स्टार्ट से शुरू करते हैं ताकि हमारे पास हर पाइपलाइन मौजूद हो। उन्होंने 6 महीने तक नेचुरल कंसीव किया फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद जो 2 टेस्ट करवाने हैं उसकी क्या कॉस्टिंग आ जाएगी 6 महीने बाद? देखिए, इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव है, नो डाउट है। लेकिन मैं कहूँगी कि बेशक आपके जितने मर्ज़ी पैसे लग जाएं, एट द एंड आपकी गोद में जब बच्चा आ जाता है तो आपकी किस्मत बदल जाती है। वो वर्थ इट। क्या फ़ायदा उस दौलत का कि आप समेट के बैठे रहें और बच्चे से महरूम रहें। बच्चे से मैं तो कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, और उस कोशिश में ज़ाहिर है आपकी एक फ़िज़िकल कोशिश भी है, फाइनेंशियल कहना चाहिए एस्पेक्ट भी है उसका, जो कि ज़ाहिर है एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है। अभी गवर्नमेंट लेवल पे इसका प्रॉपर्ली स्टार्ट हुआ नहीं है, प्राइवेटली होता है। और इसमें होने वाले टेस्ट, हार्मोन्स के टेस्ट ऑथेंटिक जगहों से अगर आप करवाते हैं तो वो भी एक्सपेंसिव होते हैं। अगर आप फर्टिलिटी के ट्रीटमेंट करवाते हैं जहाँ पे लैब्स सर्विस बहुत अच्छी होती है, कंसल्टेंट सीनियर जो होते हैं, जो करने वाले होते हैं, ये सारी जो फैसिलिटीज़ जो होती हैं, जो ऑथेंटिक होती हैं, तो वहाँ पे कॉस्ट तो आती है। वहाँ पे कॉस्ट आती है, ये एक चीज़ लेकिन अगर बच्चा आ जाए तो वो सारी कॉस्ट वर्थ इट है। हाँ। लेकिन अभी ना हमारे पास ना फाइनेंशियल लिटरेसी है ही नहीं लोगों में, कि एग्जैक्टली मतलब उनको लगता है कि 50-50 लाख रुपए की चीज़ है ये, और 50 लाख रुपए की तो चीज़ है भी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। अब देखिए, अब जैसे मैं कहती हूँ कि फर्स्ट 6 मंथ्स नेचुरली ट्राई करें। एग्जैक्टली। उसके बाद आप जो बेसिक टेस्ट अपने करते हैं उसमें आप अपना अल्ट्रासाउंड करवाएं, जो कि आमतौर पे 2 से 3 हज़ार में हो जाता है। हो जाता है। सीमन का टेस्ट कराएं, 3-3.5 हज़ार में वो हो जाते हैं ऑथेंटिक जगहों पे। ब्लड टेस्ट कुछ होते हैं, वो भी AMS हाँ, AMH वगैरह 1500 to 2000 डिफरेंट लैब की मतलब 10,000 भी टोटल नहीं है 6 हाँ। महीनों का। हाँ जी, ठीक। तकरीबन अराउंड 10,000 जो है वो 10,000 लगा लो कि 6 महीनों बाद लग रफ एस्टिमेट है, कम ज़्यादा हो सकता है। और अगर 1 ईयर हो गया है और आप फर्दर फिर फर्टिलिटी के टेस्ट करवाते हैं तो उसमें ट्यूब का टेस्ट भी होता है, उसमें फिर हार्मोन्स के टेस्ट भी होते हैं, तो तकरीबन 20 से 30 हज़ार के वो टेस्ट होते हैं। पहले 6 महीने 10,000। अभी आपने वो अचीव नहीं किया, लेकिन आपका इतना कम पैसा लग रहा है, आपको पता चल रहा है कि क्या क्लियर इमेज है। वो 10 कम से कम एक महरूमी में बैठे रहने से तो बेहतर है ना कि आपकी अगर कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाती है, आप टाइमली उसको ट्रीट करें।
बजाय ये कि लेके बैठे रहें या पता ही ना हो, ब्लाइंडली आप ट्रीटमेंट तुक्के मारते जाएँ, एट द एंड इतने साल गुज़ारने के बाद जब आप राइट पाथ पे हैं, उस वक़्त आपके पास कुछ बचा ही ना हो। मैम एक साल तक ना अगर आप हकीम ही देखो, तो हकीम आपसे 50-60 हज़ार रुपया ले चुका होता है। देखिए ना, वो मेरे पास जो कपल्स आते हैं मैं उनको यही कहती हूँ कि देखिए आप मेरे पास अब आ रहे हैं 10 साल बाद, 12 साल बाद, 16 साल बाद आ रहे हैं और आप कहते हैं कि नहीं जी हम आईवीएफ अफोर्ड नहीं करते थे और इसीलिए हमने इस तरफ नहीं आए। तो आप देखें अब तक कितने आप ट्रीटमेंट्स ले चुके हैं, कितने आप अल्ट्रासाउंड करा चुके हैं, कितनी आप गलत-मलत दवाइयाँ ले चुके हैं। अब तक आप जितने पैसे इस पे खर्च कर चुके हैं, तो इसमें तो शायद मेरे ख़्याल से आप 5-6 दफ़ा आईवीएफ करा चुके होते। इट्स लाइक तो इनमें शुरू से को एक वो बड़ी अमाउंट को देख के परेशान तो हो जाते हैं, ज़ाहिर है, नो डाउट कि हर एक के पास इतना होता नहीं है, मुश्किल होता है। लेकिन मैं फिर भी उन्हें कहती हूँ कि पहले टेस्ट कराएँ। अगर वाक़ई आपका आईवीएफ बनता है, तो इधर-उधर अपने पैसे ज़ाया ना करें, ठीक है? कोशिश कर लें, हिम्मत कर लें। किसी तरह अगर आप वो जो आपका राइट ट्रीटमेंट अगर डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया कि आईवीएफ है, तो आप उसको टाइमली ऑप्ट करें ताकि उसके रिज़ल्ट्स तो आएँ। एग्ज़ैक्टली। क्या फ़ायदा कि उस टाइम पे आप करवाएँ जब आप उसका रिज़ल्ट ही कोई ना हासिल कर सके। मेरे पास एक पेशेंट आई तो उसको टीबी हुआ था बचपन में 16-17 साल की एज में, उसके बाद शादी हुई और शादी के बाद शादी उसकी 22 साल की एज में हुई थी और पेशेंट जब अब मेरे पास आईवीएफ सेंटर में आई तो शी वाज़ 42 इयर्स, ठीक है। तो मैंने उन्हें कहा कि आपने टेस्ट नहीं कराए? तो कहती है नहीं मैंने टेस्ट करवाए थे। शादी के 2-3 साल बाद मैंने टेस्ट कराए थे तो मुझे पता चला था कि मेरी ट्यूब्स ब्लॉक हैं। तो मैंने कहा अगर ट्यूब्स ब्लॉक हैं तो तब आपको ट्रीटमेंट नहीं सजेस्ट किया आईवीएफ का, जो अब आप 42 इयर्स की एज में आप आईवीएफ की ट्रीटमेंट के लिए आई हैं। तो वो कहती हैं कि मैडम मेरे पास ना पैसे नहीं थे, तो मैं पैसे जोड़ती रही। अब मेरे पास पैसे इतने हुए हैं तो मैं आईवीएफ के लिए आई हूँ। और जब हमने अब उसके टेस्ट कराए तो उसका ओवरीज का रिजर्व 0 था। अब आईवीएफ भी मुमकिन नहीं था। और इस दौरान ये पता होने के बावजूद कि ट्यूब्स ब्लॉक हैं, हर तरह का हकीमी ट्रीटमेंट किया, हर तरह के मशवरे लेके इधर-उधर का ट्रीटमेंट किया, अंडे बनाने वाली दवाइयाँ खाई। भई जब ट्यूब ही बंद है तो फिर अंडे चाहे 100 बन-बन के निकलते रहें, हमल कैसे ठहरेगा जब स्पर्म पहुँचेगा ही नहीं अंडे तक। तो ये मैं ये कहूँगी कि पेशेंट्स जो लेमैन है वो तो बेचारे मासूम है ना, उन्हें पता नहीं है। ये ज़्यादती है उन हेल्थ प्रोफेशनल्स की या उन क्वैक्स की या अनप्रोफेशनल लोगों की जो लोगों को मिसगाइड करके बगैर इन्वेस्टिगेट किए, इवन सॉरी टू से मैं कहूँगी कि कुछ डॉक्टर्स भी ऐसा करते हैं कि टेस्ट किए बगैर पेशेंट्स को ट्रीटमेंट पे ट्रीटमेंट दिए जा रहे होते हैं और गाइड नहीं करते, प्रॉपर गाइडेंस देंगे। एक आम आदमी है उसे क्या पता, वो मेडिकल प्रोफेशन से तो नहीं है। तो जब गाइड ही नहीं करेंगे और ट्रीटमेंट पे ट्रीटमेंट दिए जाएंगे और उस पेशेंट का आप नुकसान कर रहे हैं ना, उसको इस हालत तक पहुंचा दे कि वो किसी इलाज के काबिल ना रहे, तो ये ज़्यादती है। जाती है मैम, यही ना सोसाइटी में जाती है। मैम मैं ये मतलब हम लोगों ने काफ़ी लंबा कर लिया, मैं बस ख़त्म करता हूँ, लेकिन एक कंक्लूजन में देना चाहता हूँ कि अभी मैंने फाइनेंशियल लिटरेसी की भी बात की ना मैम, तो आपने मुझे बताया कि 6 महीने में 10,000 मुश्किलों से लग रहा था और आपका साल के अंदर भी ना आपका डॉक्टर भी आपके साथ है, आपके पास क्लियर पिक्चर भी है, तब भी जाके आपका साल में 20-30 हज़ार रुपये लग रहा था। और जहाँ पे आप लोगों ने 50% रोड मैप ले लिया हुआ है, उसके बाद वाला रोड मैप जो है वो आईयूआई या आईवीएफ का था आगे जाके, लेकिन 50% में 50% पेशेंट भी ठीक हो जाते होंगे। इतनी मेडिकल टेक्नोलॉजी है और इतनी लिटरेसी भी नहीं थी लोगों को। मैं अब देखिए ना, लोग पूछते हैं कि कॉस्ट क्या है इन प्रोसीजर्स की और इसी डर से, इसी फोबिया से वो कहते हैं हमने सुना है 50 लाख लगते हैं, कुछ ऐसा नहीं है। एंड देखें ऑन एवरेज इस वक्त पाकिस्तान में जो प्रोसीजर्स हो रहे हैं, आईयूआई का प्रोसीजर जो है मुख्तलिफ जगहों पे रेट्स डिफरेंट हैं। 50,000 टू 70,000 तक में आईयूआई का प्रोसीजर होता है। जो आईवीएफ का प्रोसीजर है उसकी कॉस्ट 8 से 10 लाख, कहीं 12 लाख तक भी है। तो कॉस्ट इस रेंज में है। मतलब आईवीएफ जो सबसे एक्सपेंसिव है, जिसमें लैब यूज़ हो रही है, मतलब इतना टेक्निक्स इसमें यूज़ होने वाले इंजेक्शंस जो हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। मैम फुल उसके बाद जो लैब है उसमें जो मीडियाज़ यूज़ होते हैं, जो इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, सारे डिस्पोजेबल होते हैं, वो बहुत एक्सपेंसिव हैं। मैम उनका बंदा भी है मैम, वो बिल्कुल एक सेंसिटिव चीज़ के साथ वो मैनिपुलेशन कर रहे हैं और डेफिनेटली, लेकिन फिर भी एक्सट्रीम कोर्स जो निकली है ना वो 10 लाख निकली है। जी।
एक्सट्रीम ऑन एवरेज। एक्सट्रीम कोर्स जो निकली है वो 10 लाख निकली है, और बच्चे के आगे मैम नहीं है। मैम गाड़ी है 10 लाख रुपए की, गाड़ी भी नहीं है, मतलब गाड़ी मेरे ख्याल से 15 लाख से शुरू हो रही है, आल्टो 30 लाख से है। हाँ, तो देखिए क्या गाड़ी ले रहे हैं आप, ज्वेलरी ले रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें ले रहे हैं, आसाइशें इस्तेमाल कर रहे हैं ज़िंदगी की, और बच्चा नहीं है। आप सोच रहे हैं कि 10 लाख लग जाएगा, तो 10 लाख अगर लगा के आपको बच्चा मिल जाता है, तो फिर इससे बढ़ के आपको क्या चाहिए? मैम आल्टो 30 लाख की है, आल्टो वो गाड़ी है। देखिए ये लेकिन नो डाउट है देखिए फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, हर एक के पास इतना है नहीं, ज़ाहिर है स्ट्रगल है, एक कोशिश है। उसमें फिर यही है कि हम कुछ प्रोसीजर्स में कॉस्ट को लेस मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं, जिससे जैसे मिनी आईवीएफ का ऑप्शन हमारे पास होता है कि हम वो करते हैं, जिससे कॉस्ट कुछ कम हो जाती है। लेकिन नो डाउट है तो ये एक्सपेंसिव प्रोसीजर। मैम मैं स्टिल कह रहा हूँ कि एक डॉक्टर का साथ होना, आपने अगर जो आपकी ही वैल्यूज में ले तो साल में आपका 50,000 भी नहीं लग रहा था, 30,000 लग रहा था इन टोटल। तो एक डॉक्टर आपके साथ है जो आपको गाइड कर रहा है, जो आपको इस पाथवे पे लेके चल रहा है, और आपको एक्सट्रीम कॉस्ट भी पता है कि यार इतने लग जाएंगे, और वो एक आल्टो से थर्ड पे है जो कोस्ट है, और वो बच्चा है, वो लिटरल आपकी औलाद है, जो आपकी अपनी सगी औलाद है, जिसने आगे आपकी पुश्ती संभाल दी है डाल रहा है। मैम मुझे मजा आया पॉडकास्ट का, मतलब एक डॉक्टर की अवेलेबिलिटी अगर साथ है तो फिर तो आपको पता है कि यार ये मैनेजेबल चीज है। एक मतलब आप एक प्रोसेस के अंदर हो, उस प्रोसेस के अंदर आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपकी चीज जा रही है, तो इट्स ऑल ऑब्वियस एंड वर्थ इट, चीज वर्थ इट है, मैं तो ये कहूँगा। लेकिन थैंक यू सो मच, आपने जो मतलब सारा सोसाइटी का बताया और आईवीएफ का बताया और लास्ट में फाइनेंशियल्स का बताया, ये बहुत ज़रूरी था एक आम बंदे के लिए जानना, और ये आम बंदे की नॉलेज में आनी चाहिए बात कि इतनी हवाओं में ना रहो। ये ग्राउंड्स हैं कुछ, इन्हीं ग्राउंड्स के अंदर काम होता है, और मिसकंसेप्शन में ना ज़िंदगी गुजारो। हाँ, मैं इस बात पे एम्फसाइज करूँगी कि अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें, ऑथेंटिक जगहों पे जाएं, जो उस फील्ड के कंसर्न स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं उनके पास जाएं, मिस इन्फॉर्मेशन और मिथ्स पे बिलीव ना करें। ये सारी इन्फॉर्मेशन लेके आपके डॉक्टर जो हैं वो आपकी इन्वेस्टिगेशंस आपके सामने रख के आपसे डिस्कस करके हर डिसीजन ले रहे होते हैं। जैसे कोई बीमारी होती है ना, तो डॉक्टर आपको बताते हैं कि इस वक्त ये डायग्नोसिस है, इसको हम ऐसे ट्रीट करने लगे हैं। उसी तरह इनफर्टिलिटी में भी जो प्रॉब्लम है आपके डॉक्टर आपको बताते हैं, और उसके मुताबिक उसमें फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी आपका देखा जाता है, आपकी मेडिकल कंडीशन भी देखी जाती है, और उसके मुताबिक डॉक्टर्स आपको बेस्ट सोल्यूशन सजेस्ट करते हैं। तो हमेशा अपने डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक चलें, ऑथेंटिक जगहों पे ट्रीटमेंट कराएं। जो ऐसी जगहों पे ट्रीटमेंट के लिए लोग चले जाते हैं जहाँ पे मिसगाइडेंस ज़्यादा है, या लोग धोखा और फ़रेब दे रहे होते हैं कि देखें एक हस्बैंड के स्पर्म्स हैं ही नहीं, ठीक है, और हमने हर एडवांस टेक्निक से हर तरह से टीज़ा पीज़ा सब कुछ करके देख लिया और स्पर्म्स नहीं मिले। वहाँ पे ऐसे कपल को लोग 100% गारंटी दे रहे होते हैं कि 100% गारंटी है कि बच्चा हो जाएगा। हाउ इज़ इट पॉसिबल? इवन आप सोशल मीडिया पे भी देखें, आपको इतने सारे एड्स मिलते होंगे जहाँ पे वो कहते हैं कि शर्तिया इलाज 100%। अगर एग नहीं है, अगर स्पर्म नहीं है, अगर ट्यूब ब्लॉक है, आप कहाँ से शर्तिया इलाज करें? अल्लाह के सिवा तो कोई गारंटी किसी चीज़ की नहीं दे सकता ना। तो यहाँ पे इंसान बैठे 100% शर्तिया इलाज कर रहे हैं बगैर जाने कि प्रॉब्लम क्या है। तो ये फ़रेब है, ये धोखा है। तो इसलिए ऐसी जगहों से, ऐसे हेल्थ प्रोफेशनल से जहाँ थोड़ा सा डाउट हो कि ऑथेंटिक नहीं है, तो बचना चाहिए कपल्स को, और अब उस तरह डॉक्टर्स के पास जाके अपना सही ट्रीटमेंट ऑप्ट करना चाहिए, और बर वक्त इलाज होना चाहिए इसका, टाइम वेस्ट किए बगैर। क्योंकि जूँ आपकी एज बढ़ती जाती है, जो प्रॉब्लम्स आपके अंदर हैं वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होते हैं। तो इसलिए सही ट्रीटमेंट सही वक्त पर कीजिए ताकि उसके रिजल्ट्स आपके पास आएँ। थैंक यू सो मच।